नमस्कार, मैं सूबेदार मेजर ऑनर लेफ्टिनेंट एस सुकुमार, वेटरन कोर ऑफ सिग्नल्स, सेक्रेटरी जनरल तमिलनाडु एक्स सर्विसेज लीग और सेक्रेटरी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन अरुपुकोट्टई। नेशन वाइड पेंशन अदालत, इसका बारे में पीसीडीए वेबसाइट में एक नोटिस फरवरी में डिस्प्ले हुआ था। उसी नोटिस के अनुसार ये नेशन वाइड पेंशन अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंस दौरान 3rd वीक मार्च 2022 में होना था, लेकिन किसी भी कारण से वो कैरी आउट नहीं हो पाया। अब उसका बारे में है सीजीडीए ने एक नोटिस अभी इश्यू किया हुआ है। उसी के अनुसार 5 मई 2022 में ये नेशन वाइड पेंशन अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान में होगा बोल करेगी। पहले उन्होंने नोटिस इश्यू किया था, उसी बेसिस पर हमने बहुत कुछ कंप्लेंट लिखने के लिए, मतलब किसका वो पेंशन का तरफ से उनका ग्रीवेंस है उसको सबमिट करने के लिए एक यूट्यूब ने भी हमें डाला था। उसी के बाद हमारा एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन अरुपुकोट्टई से 30 कंप्लेंट्स ने भेजा था। उसी कंप्लेंट्स को रिप्लाई भी आया हुआ पीसीडीए इलाहाबाद से। उसी रिप्लाई में है किसी को उन्होंने इंस्ट्रक्शन एडवाइस किया हुआ है संबंधित सीपीपीसी और रिकॉर्ड ऑफिस को, और कोई रिप्लाई में उन्होंने पेंशनर को भी एडवाइस किया हुआ है कोई डॉक्यूमेंट उनको भेजने के लिए, मतलब उसको ऊपर एक्शन लेने के लिए। इसलिए अभी नेशन वाइड पेंशन अदालत 5 मई 2022 में होगा। वो नोटिस क्या है, उसको ऊपर क्या एक्शन लेना है पेंशनर्स, उसका बारे में अभी बताएंगे। अभी ये नोटिस हम देखते हैं। होल्डिंग अप नेशन वाइड पेंशन अदालत ऑन थर्सडे May 5, 2022। ये नोटिस 13 अप्रैल 2022 को सीजीडीए कंट्रोलर ऑफ जनरल डिफेंस अकाउंट ने ये नोटिस इश्यू किया हुआ है। ये हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी, एक्स सर्विसमैन व्हाट्सएप ग्रुप में भी इनको ये शेयर किया हुआ था। इसमें भी उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया हुआ था इसको पब्लिसिटी करने के लिए। ये नोटिस ऐसा था, ये नेशन वाइड पेंशन अदालत इज बीइंग ऑर्गनाइज्ड ऑन थर्सडे May 5, 2022 थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन द क्रेजियस प्रेजेंस ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट पीपी पेंशन एंड पर्सनल एंड सेक्रेटरी पेंशन एंड पर्सनल वेलफेयर। द अदालत इज बीइंग ऑर्गनाइज्ड बाय द पीसीडीए पेंशन प्रयागराज। द नोडल ऑफिसर्स डिटेल्स फॉर द पेंशन अदालत इज श्री अभिषेक सिंह IDAS डेप्टी CDA PCDA इलाहाबाद। इसमें साथ ही ये लिखा हुआ है, ऑल कंसर्न आर रिक्वेस्टेड टू टेक नोट ऑफ द अदालत शेड्यूल एंड फॉरवर्ड देयर पेंशन रिलेटेड एप्लीकेशंस एंड क्वेरीज टू द नोडल ऑफिसर। डिफेंस पेंशनर में आल्सो रजिस्टर देयर कंप्लेंट एंड ग्रीवेंसेस ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ PCDA इलाहाबाद। ये है pcdapension.nic.in। पहले उन्होंने फरवरी में नोटिस इश्यू किया था, उसी उन्होंने पेंशन अदालत नेशन वाइड पेंशन अदालत बोल कर कि उन्होंने उसी में से उन्होंने कंप्लेंट भेजने के लिए बोला था। लेकिन अभी उन्होंने इसमें ये पूछा गया PCDA पेंशन NIC.in उनका उसी वेबसाइट में क्या है कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए बताया हुआ है। साथ ही साथ कोई भी कंप्लेंट भेजते हैं वो ईमेल के दौरान भी नोडल ऑफिसर श्री अभिषेक सिंह भी अपने भेज सकते हैं। अभी इसका बारे में ये कंप्लेंट क्या है पेंशनर का, इसका बारे में भी पता था। नेशन वाइड पेंशन अदालत, इसका बारे में फरवरी में पीसीडीए ने एक नोटिस इश्यू किया था। उसका बाद हमने एक यूट्यूब डाला था। उसका बाद हमारा एसोसिएशन का से कितने भी एसोसिएशन मेंबर से उनका तरफ से 13 कंप्लेंट भेजा था, उसको रिप्लाई भी आ चुका था, उसको पहले भी बताया था मैंने। अभी ये नेशनल वाइड पेंशन अदालत अभी 5 मई 2022 में हो रहा है। उसमें हमने क्या क्या कंप्लेंट भेज सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट ऐसा चीज़ है। एक फर्स्ट है नॉन रिसिप्ट ऑफ 7th CPC PPO फ्रॉम रिकॉर्ड ऑफिस इवन दो PPO इज जनरेटेड। ये 7th CPC PPO है, PCDA में जनरेट हो गया है, उन्होंने जनरेट होकर कि कंसर्न रिकॉर्ड में चला गया बहुत लोगों को, लेकिन रिकॉर्ड से अभी पेंशनर को नहीं आया अभी तक। ये बहुत कंप्लेंट है, हर एक इंडिविजुअल की तरफ से भी पहले भी भेजा है कंसर्न रिकॉर्ड की ईमेल उनका पर्सनल एप्लीकेशन के दौरान, फिर भी अभी तक नहीं आया। इसलिए वो कंसर्न पेंशनर किसी के 7th CPC PPO नहीं आया, वो अभी कंप्लेंट लॉन्च कर सकता है।
सेकेंडली 7th CPC EPPO नो मेंशन ऑफ डिसेबिलिटी एलिमेंट। ये 7th CPC EPPO ये मिल चुका है, लेकिन उसमें सर्विस एलिमेंट लिखा हुआ है सर्विस पेंशन का, लेकिन इन्होंने डिसेबिलिटी एलिमेंट ले रहे हैं डिसेबिलिटी पेंशनर, वो डिसेबिलिटी एलिमेंट के बारे में उसमें नहीं लिखा है। वो भी डिसेबिलिटी पेंशनर भी इनकी ये कंप्लेंट लॉन्च कर सकता है, ये मेरे को ये डिसेबिलिटी एलिमेंट के बारे में कोई पीपीओ में कोई मेंशन नहीं किया है, इसका बारे में अलग पीपीओ इश्यू होना चाहिए, नहीं तो इसका क्या कारण है ये पूछना चाहिए, ये कंप्लेंट लॉन्च करेगी। thirdly 7th CPC EPPO इन डिजी लॉकर आप, ये डिजी लॉकर आपका दौरान से आपका 7th CPC EPPO आप डाउनलोड कर सकता बोल करके एक PCDA वेबसाइट में दिया हुआ है, वो चीज़ भी बताता हूँ। ये PCDA वेबसाइट है, ये PCDA वेबसाइट में आप ये डिजी लॉकर EPPO इन डिजी लॉकर लिखा हुआ है, ये इसमें आपको इसी के दौरान आप डिजी लॉकर आपको दौरान आप डाउनलोड करने से में वो पीपीओ में क्या चीज़ आता है वो भी मैं दिखाता हूँ। लेकिन ये डिजी लॉकर के दौरान ये पीपीओ EPPO क्यों ये फैसिलिटीज़ किया हुआ है, हर एक आदमी के पास 7th CPC EPPO नहीं पहुंचा है, इसी कारण से ये डाउनलोड करके उनका डिटेल्स देख सकता है बोल करके तो ये कार्रवाई किया था। लेकिन ये कार्रवाई में क्या चीज़ है, इसी पीपीओ में हर एक इन्फॉर्मेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरा पीपीओ है 7th CPC पीपीओ, ये डिजी लॉकर में मैंने डाउनलोड किया था, इसमें नंबर रैंक नेम डेट ऑफ इसका बर्थ है, उसका रिटायरमेंट डेट है, वो पे एंड पेंशन डिटेल इसमें कुछ भी नहीं है। कब तक पेंशनर का पे लास्ट पे ट्रांड एंड पेंशन डिटेल नहीं उसमें लिखा होगा तो उसका पीपीओ को कोई मतलब ही नहीं है, कोई यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल अपना पे लास्ट पे ट्रांड पेंशन देखता है, उसमें हमारा पेंशन सही लिखा हुआ चीज़ सही मिल रहा है नहीं मिल रहा है, लेकिन मिला हुआ पेंशन वो चीज़ इसमें लिखा हुआ नहीं, वो इसमें देख करके वेरीफाई करके उसको कंसर्न रिकॉर्ड भी पूछ भी सकता है, मेरा पेंशन इसमें सही नहीं लिखा बोल करके, डिटेल इसमें आया हुआ वो सही है गलत है बोल करके। इसमें सिर्फ ये पर्सनल डिटेल्स दिया हुआ है, पे एंड पेंशन के बारे में नहीं लिखा होगा तो ये कोई पर्पस को पूरा नहीं करता। इसलिए हमारा रिक्वेस्ट ये है, ये EPPO डिजी लॉकर के दौरान से डाउनलोड कर रहा है, इसी में 7th CPC PPO में क्या क्या डिटेल्स है वो पूरा का पूरा डिटेल्स इसी में भी होने से में ये पर्पस पूरा होगा, नहीं तो ये इसी का कोई यूज़ नहीं हो सकता है। सेकेंडली पहले मैंने बताया था 7th CPC EPP को बारे में, अब है 7th CPC के पर्स का PP को बारे में। अभी कितना लोगों को ये पर्स में उनका पेंशन माइग्रेट हो गया है, माइग्रेट हो रहा है, ये उन लोग का PPO में है, उनका MACP रैंक मेंशन नहीं किया है। 7th CPC PPO में MACP रैंक लिखा हुआ है, लेकिन पर्स का PPO में वो चीज़ नहीं लिखा है। फॉर एग्जाम्पल 7th CPC PPO में सिपाही ACP1, नायक ACP1, हवलदार ACP1, इसका कंसर्न है, कंसर्न इंडिविजुअल का उसी PPO में 7th CPC PPO में ये चीज़ मेंशन किया है, लेकिन वो ये चीज़ पर्स का PPO में नहीं लिखा। इसी कारण से क्या होगा, प्रॉब्लम इन फ्यूचर ऑफ रिविजन ऑफ पेंशन रिवाइजिंग एज पर रैंक इन PPO ORP 7th CPC लाइक दैट। मतलब ये पर्स का PPO में MACP का रैंक नहीं लिखा होगा तो ये प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है, फ्यूचर का पेंशन रिविजन होगा वो बेस्ड ऑन दी उनका PPO में क्या रैंक लिखा हुआ है उसी माफी के होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी ये 6th CPC उसका बाद ORP का पेंशन रिविजन हुआ था, फर्स्ट ORP का, उसमें क्लियरली ORP में उनका PPO में इनका PPO में MACP रैंक लिखा हुआ था, उनके लिए था ORP में भी उनका पेंशन रिविजन हुआ था। ACP1 उनका 6th CPC PPO में लिखा हुआ तो ORP में भी उनको 6th ACP1 का मिला, नहीं तो सिपाही के मिलेगा। इसी कारण से ये हर एक पर्स का PPO में MACP का रैंक लिखना चाहिए। इसका इन लोगों को ये पर्स का PPO मिला हुआ है, वो चीज़ नहीं लिखा होगा तो उन्होंने कंप्लेंट जरूर करना है PCDA वेस्ट में जाकर के। साथ ही साथ ये हर एक इंडिविजुअल्स कैंटीन स्मार्ट कार्ड लेने के लिए और ये ECHS कार्ड लेने के लिए ये PPO ज़रूरत है।
ये पीपीओ उनको अपलोड करना पड़ता है। वो अपलोड करते वक्त उसमें एमएससीपी रैंक नहीं होने से मैम, अभी फॉर एग्जांपल कैंटीन स्मार्ट कार्ड है, उसमें हवलदार ACP1 उनका पूरा का पूरा क्या चीज़ मिलेगा, उनका कैंटीन फैसिलिटीज़ नए सूबेदार का स्टेटस का माफिक मिलेगा। वो उनका मॉनेटरी लिमिट और के साथ ये उसका लिक्विड का ये यूनिट कोटा भी उसी के अनुसार मिलेगा। ये हवलदार ACP1 नहीं लिखा होगा तो वो हवलदार का फैसिलिटीज़ कैंटीन फैसिलिटी से मिलेगा। उसमें अभी ECHS कार्ड में भी ECHS कार्ड आपको लेने के लिए 64 KB ECHS कार्ड लेने के लिए आपको ये पीपीओ अपलोड करना पड़ता है। उसमें लेकिन उसका पीपीओ में उनका पैसा उसको ACP उनका अनुसार डिडक्ट किया होगा, लेकिन ACP रैंक नहीं लिखने से में ये भी अफेक्ट हो सकता है। उसका साथ पहले मैंने एक वीडियो निकाला था फरवरी में, उसी वीडियो में ये पहले क्लियर कट बताया था ये MACP रैंक के बारे में। MACP उन्होंने इम्प्लीमेंट हुआ था पहले 1 सितंबर 2008 से, बाद में 1 जनवरी 2006 में हुआ है। इसका बीच में मतलब 1 जनवरी 2006 से लेकर के 31 अगस्त 2008 के बीच में रिटायर्ड हुआ है। उन सब लोगों को, सिपाही, नायक, हवलदार को किसी किसी का एलिजिबिलिटी है MACP रैंक, उनको MACP का पीपीओ इश्यू करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत लोगों को अभी तक कंसर्न रिकॉर्ड इश्यू नहीं किया है। इसलिए मैंने पहले भी बताया था किसी किसी को नहीं मिला है वो नेशनल वाइड पेंशन अदालत में कंप्लेंट रजिस्ट्री करने के लिए इन्होंने कंप्लेंट भी रजिस्टर किया हुआ है। अब तक कोई नहीं किया होगा तो उन्होंने भी करना जरूरी है। MACP ऑन रिटायरमेंट, अभी हवलदार ACP1 मतलब 24 ईयर्स कंप्लीट करके आता है, वो 24 ईयर्स का बाद ही रिकॉर्ड में आने के बाद मतलब डिपो रेजिमेंट में आने के बाद उनको पार्ट ऑर्डर वगैरह होता है, इसलिए उनको उसी समय पर उनको MACP का पीपीओ नहीं मिलता है। किसका 24 इन दोनों को हवलदार ACP उनको लागू है, मतलब 24 ईयर्स उन्होंने सर्विस किया है, उसका मतलब हवलदार ACP1 उनको एलिजिबल है। लेकिन उनका शॉर्ट टाइम का कारण से उनका हवलदार ACP1 का पीपीओ नहीं मिला है। इन लोगों को वो नहीं मिला है, उन्होंने भी ये कंप्लेंट लॉन्च करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा है एक्सटेंशन एंट्री पे फॉर प्री 1 जनवरी 2006 डायरेक्ट एंट्री क्या मतलब सिपाही, हवलदार, नायब सूबेदार, इन लोगों ने डायरेक्ट एनरोलमेंट हुआ था। इनको 1 जनवरी 2006 का बाद उनका मिनिमम पे फिक्स किया था। सिपाही का 6460, हवलदार का 550, नायब सूबेदार का 9300। ये लेटर AG ब्रांच मतलब इसका आर्मी हेडक्वार्टर का AG ब्रांच का IFR का लेटर है 19 अप्रैल 2021 का। इसी के अनुसार हर एक रिकॉर्ड उन लोगों का मतलब इसका अफेक्ट है, उन लोगों का पे रिविजन करना था। पेज रिविजन करके उनका इंक्रीमेंट दे करके उनका लास्ट में रिटायरमेंट होते वक्त उनका पेंशन में भी अफेक्ट होगा। इसमें कुछ लोग मतलब 2003, 4, 5 में इन्होंने एनरोल हुआ, कुछ लोग मतलब रिटायर्ड भी हो गया है, उन लोग को भी वो रिविजन करना है। इसलिए 2003, 4, 5 में इन्होंने एनरोल हुआ, रिटायर्ड हो गया है, उनका ये पेंशन पे रिविजन नहीं हुआ है, नहीं तो मतलब उन लोगों का रिविजन नहीं हुआ है, उन्होंने ज़रूर उनका कंप्लेंट रजिस्टर करना है। साथ ही साथ उसका पे भी उनका अरियर्स मिलेगा, उसका साथ पेंशन का भी उनका पीपीओ में मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। ये इन लोगों ने भी इसका केस उसी पेंशन नेशनल वाइड पेंशन अदालत में उनका कंप्लेंट रजिस्टर कर सकता है। पहले बताया था मैंने 1 जनवरी 2016 पेंशनर का मतलब हवलदार ACP1 एंड अबव का लेस पेंशन मिल रहा है, इसका बारे में पहले बताया था, ये भी उन लिख सकता है। उसका बाद में मैंने डिसेबिलिटी पेंशन, डिसेबिलिटी एलिमेंट का उसका ब्रॉडबैंड सिस्टम है, उसका बारे में भी बताया था कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए। उसका साथ लिबरेटरी फैमिली पेंशन, स्पेशल फैमिली पेंशन का एनकेंस रेट ऑफ फैमिली पेंशन अभी एक सर्कुलर 630 इश्यू किया था, उसी के अनुसार किसी का कम मिल रहा है, उन लोगों ने भी उनका कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए क्लियर कट पहले वाला मेरा वीडियो में बताया था। ये इन्होंने देख सकता तो उसी वीडियो को देख करके उन्हें एक्शन ले सकता है। अभी इसका मतलब ये कंप्लेंट कैसा रजिस्ट्री करना है, पहले था नेशनल वाइड पेंशन अदालत में उन्होंने डायरेक्ट उसका कंप्लेंट मोड दिया था, लेकिन अभी हमने PCDA वेबसाइट में जा करके उन्होंने कंप्लेंट करने के लिए बताया। वो अभी PCDA वेबसाइट में हमने कंप्लेंट कैसा करना है, कंप्लेंट कैसा लॉन्च करना है वो बताता हूँ। ये है PCDA वेबसाइट pcdapension.nic.in।
इसी वेबसाइट ओपन करके आप इसमें लिखा है कंप्लेंट, लॉज ए कंप्लेंट, इसको क्लिक करने से ये पेज ओपन होगा। इसमें पहले PCDA पेंशन ये वाला फर्स्ट क्लिक करने से में आर्मी स्पर्श इसका बारे में ये पेज ओपन हो जाता है। इसमें पूरा का पूरा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। PPO नंबर उसका 7th CPC होने में 7th, पर्स का हुआ तो पर्स, उसका बाद कर्जा BPO, अकाउंट नंबर, कौन सा बैंक से आप पेंशन ले रहे हो, उसका CPPC क्या है, वो पूरा। लास्ट में इसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देना बहुत ज़रूरी है। कब तक आपका मोबाइल नंबर ईमेल नहीं देगा ये कंप्लेंट आपका लॉज नहीं होगा। ये मोबाइल नंबर पक्का नोट करके रखना है, कोई भी मैसेज आएगा तो उसमें आएगा, ईमेल में भी रिप्लाई उसमें ही आएगा। ये डिस्क्रिप्शन मैंने पहले बताया था, इसका 7th CPC का PPO नहीं मिला तो वो क्लियर कट लिखना है, मेरे को अब तक 7th CPC का PPO नहीं मिला बोल करके। पर्स का कोई पेंशनर माइग्रेटेड पेंशनर होगा, वो मेरे को MACP रैंक मेरा PPO में नहीं लिखा तो वो लिख सकता है। किसी का MACP नहीं मिला है, लाख हुए 1 जनवरी 2006 से लेकर के 31 अगस्त 2008 के बीच में रिटायर्ड हुआ है, उन्होंने भी लिख सकता है मैं इसी दौरान में रिटायर्ड हुआ था, मैं इसका MACP के एलिजिबल है, लेकिन बट दैट MACP PPO इज़ नॉट रिसीव्ड, वो दे सकता है। उसका पहले आपने कंप्लेंट लेटर वगैरह सिग्नल रिकॉर्ड मतलब कोई भी रिकॉर्ड को लिख सकता है, कंसर्न रिकॉर्ड को, वो चीज़ भी इसमें आप इसमें वो फाइल PDF फाइल में इसको अपलोड कर सकता है। किसका पर्स का PPO के बारे में कंप्लेंट है, उसका MACP रैंक के बारे में, उसका आपने 7th CPC PPO और पर्स का PPO इसमें आपने इसमें दोनों PPO इसमें अपलोड कर सकता है। ये अपलोड करने के बाद उसका आपका वो ID नंबर आ जाएगा, कंप्लेंट ID वो रखना है। वो कंप्लेंट ID मिलने के बाद विथिन ए वीक आपको ये ID डाल करके उसका स्टेटस देखना है। मैंने पहले बताया था कैला PCDA वेबसाइट में स्टेटस भी उसमें क्लिक करने से में वो स्टेटस का आप क्लिक करेगा तो वो पेज ओपन होगा, उसमें ID नंबर डालेगा तो उसका उन्होंने एक्शन लिया होगा तो उसका आपको रिप्लाई उसमें दिया होगा, वो देख सकता है। वो रिप्लाई के अनुसार आपने एक्शन ले सकता है। ये था नेशनल वाइड पेंशन अदालत का ये कंप्लेंट कैसा लॉज करना है। ये नेशनल वाइड पेंशन अदालत 5 मई 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान वो मिनिस्ट्री ऑफ डेट पेंशन एंड पर्सनल ग्रीवियंस का उनका चेयरमैनशिप से ये हो रहा है। इन लोगों को ये कंप्लेंट देना बहुत ज़रूरी है। उनके पास कंप्लेंट है, ग्रीवियंस है, पेंशन का बारे में, PPO के बारे में, वो ज़रूर ये कंप्लेंट लॉज करना है। कोई अपने तरफ से इनिशिएट करने से में ही उसका रिजल्ट आएगा। अपनी तरफ से रिजल्ट नहीं इनिशिएट नहीं किया होगा तो वो ऐसा ही रहेगा। अब इनिशिएट कर दिया तो कंप्लेंट दिया हो तो कोई ना कोई एक्शन उसके ऊपर होगा। वो एक्शन का बाद आप उसको फॉलोअप करने से में वो पूरा वो ग्रीवियंस रिजॉल्व हो सकता है। इसलिए फिर भी बताता हूँ किस किस का ये पेंशन और PPO का ग्रीवियंसेस है, वो ज़रूर इसमें कंप्लेंट लॉज करना है। ये बहुत बढ़िया चांस है ये नेशनल वाइड पेंशन अदालत का। बाद में भी अभी बोल सकता है मैंने नेशनल वाइड पेंशन अदालत में मैंने कंप्लेंट दिया था, आपको कंसर्न रिकॉर्ड की चिट्ठी लिख सकता है मैंने नेशनल वाइड पेंशन अदालत में ये कंप्लेंट लॉज किया है, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। उसमें अभी कंसर्न CPPC के बारे में आपने कंप्लेंट दिया हो तो वो CPPC की लिख सकता है। हमारा तरफ से हमारा एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन अरपकोट की तरफ से बहुत अबाउट 30 कंप्लेंट भेजा था, वो सबका सब उन्होंने रिप्लाई आ गया है। बहुत CPC के उन्होंने एडवाइस दिया हुआ है, रिकॉर्ड को एडवाइस दिया हुआ है, इंडिविजुअल को भी उन्होंने एडवाइस किया है क्या कार्रवाई करना चाहिए बोल करके। इसलिए कंसर्न्ड पेंशनर इनका ग्रीवियंस है बहुत ज़रूरी है, ग्रीवियंस सबमिट करना है ज़रूर। इसी चांस को छोड़ना नहीं है, ये नेशनल वाइड पेंशन अदालत में कंप्लेंट दे करके अपना ग्रीवियंस रिजॉल्व करना है। थैंक यू, नमस्कार।